अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ यूआई यूएक्स मास्टर क्लास। और इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे टाइपोग्राफी को। स्टार्ट करते हैं कर्निंग, ट्रैकिंग और लीडिंग से कि ये क्या टर्मिनोलॉजीज हैं और टाइपोग्राफी में इनका क्या रोल है। नंबर वन इज कर्निंग। कर्निंग कहते हैं लेटर्स के दरमियान में स्पेसिंग को। ठीक है कि जो ये वाली स्पेसिंग होती है ना दो लेटर्स के दरमियान में, इसको आप कंट्रोल कैसे करते हैं। तो इसको हम फिग्मा में लेटर स्पेसिंग कहते हैं यूजुअली, बट इसको हम कर्निंग भी कहते हैं जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है। तो ये कहते हैं कि लेटर्स के आपस में स्पेस कितना है, कितना ज़्यादा है, कितना कम है। तो वो हम डिफाइन करते हैं बाय यूजिंग कर्निंग। फिर आता है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग क्या होता है कि ओवरऑल एडजस्टमेंट जो है वो अप्लाई हो जाती है पूरी लाइन को या वर्ड को या टेक्स्ट को। जिस तरह आपके पास लेफ्ट साइड पे एग्जांपल देख लें और राइट साइड पे देखें तो कितना डिफरेंस है। ऑफ कोर्स दिस लुक्स वेरी बैड एज अ रीडेबिलिटी के लिहाज से इतना अच्छा नहीं है। और फिग्मा में इसे हम लेटर स्पेसिंग कहते हैं, ट्रैकिंग भी कहते हैं, लेटर स्पेसिंग भी कहते हैं। उसके बाद आता है लीडिंग। लीडिंग इज बेसिकली दो लाइंस के बीच में जो है बेस लाइन में जो गैप आ रहा है, इसको हम लीडिंग कहते हैं। सो नॉर्मली इस तरह था, इसको हम लाइन हाइट बोलते हैं फिग्मा में। सो लाइन हाइट और लीडिंग बोथ आर द सिमिलर टर्मिनोलॉजीज। और ये जो है बेसिकली आपकी वर्टिकल स्पेसिंग है लाइंस के बीच में। फिर आता है विडो। अ लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव पर्सनली सीन इट, पीपल हैविंग जीरो नॉलेज ऑफ टाइपोग्राफी, व्हाट दे डू इज जब इस तरह से वो पैराग्राफ लिख रहे होते हैं ना, तो वो लास्ट में आके एक बेचारा लेटर को छोड़ देते हैं। एंड दिस लुक्स वेरी बैड कंपेरेटिवली टू द ओवरऑल लुकआउट ऑफ लुक एंड फील। अब देखें कितना कंजेस्टेड है, बट लुक एट द कंसिस्टेंसी हेयर। ठीक है, तो विडो आपने नहीं छोड़ना, आपने बिल्कुल भी ये वाला काम नहीं करना। एक बेचारा वर्ड जब वो लास्ट में हैंग आउट कर रहा होता है तो विडो को अवॉइड करना है अपने डिज़ाइन में, अपनी टाइपोग्राफी में स्पेसिफिकली, बिकॉज वो आपकी ओवरऑल लेआउट को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। जब हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस आप लिखते हैं या आप पैकेजिंग का काम कर रहे हैं, लेबल डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद आता है आपका ऑर्फन। ऑर्फन क्या है बेसिकली कि आपने शुरुआत में एक छोटा सा वर्ड लिखा या एक लेटर लिखा और उसके बाद उसके अगली लाइन से आपने बेसिकली पैराग्राफ शुरू किया। दिस दिस डजंट हैव अ गुड इम्पैक्ट। ठीक है, आपके ओवरऑल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर रहा है। तो आपने ये वाला काम नहीं करना, इंस्टेड यूज द सेम कंसिस्टेंसी। फिर आपके पास अलाइनमेंट्स आती हैं। अब अलाइनमेंट्स में आपके पास डिफरेंट अलाइनमेंट्स है। नंबर वन इज फ्लश लेफ्ट। जो ये आपकी लेफ्ट अलाइनमेंट है ना, अगर आप इसको देखें तो एग्जैक्टली पैटर्न में आ रहा है। दिस इज योर लेफ्ट अलाइनमेंट। ठीक है, वाई वी यूज लेफ्ट अलाइनमेंट अलॉट, बिकॉज ह्यूमन आई के हिसाब से दिस इज वेरी गुड, बिकॉज आप लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं तो वंस यू रीड एंड कम बैक इट इज zigzag। ठीक है, ये देखें, आप इस तरह से रीड करते हैं तो आपकी आई की मूवमेंट अच्छी रहती है। सेंटर अलाइनमेंट इज नॉट बैड एज वेल, बट इन सर्टन केसेस उसको आप अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बट इन द लॉट ऑफ केसेस सेंटर अलाइनमेंट आपको हेल्प आउट नहीं करते। तो जब आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेफ्ट अलाइनमेंट यूज़ करें, सबसे बेस्ट है। और वेस्टर्न कंट्रीज में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है लेफ्ट टू राइट, बिकॉज वो लोग यूज टू हैं इस पैटर्न के। फिर आता है आपका फ्लश राइट, जो इस तरह से होता है। और इसमें क्या होता है कि आपका लेफ्ट अलाइनमेंट जो है ना बुरे तरीके से ख़राब हो गया, तो बेसिकली रीडेबिलिटी इधर से स्टार्ट होती है। इट्स नेवर अ गुड आइडिया व्हेन यू आर यूजिंग अ लेंथी टेक्स्ट, बिकॉज रीडेबिलिटी यूज़र के लिए बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। अगर आप एग्जांपल मैं उठा के दूँ, न्यूज़पेपर में आपका फ्लश लेफ्ट यूज़ होता है और वो छोटे छोटे चंक्स में पैराग्राफ्स में यूज होता है बिकॉज कंटेंट ज़्यादा होता है। अब इमेजिन करें वहाँ पे आप राइट यूज़ करेंगे, क्या आपके लिए रीडेबिलिटी आसान होगी? आपको नहीं पता चलेगा पैराग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे अगली लाइन शुरू हो रही है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। ठीक है, जस्टिफाइड। जस्टिफाइड में क्या होता है कि आपकी कंसिस्टेंसी आ जाती है, सी कितना कंसिस्टेंट है। तो समटाइम्स ये होता है कि जस्टिफाइड में गैप आ जाता है। अब गैप की बात क्यों हो रही है ये देखें। कुछ कुछ जगहों पे ये बहुत अच्छा है, लाइक कंसिस्टेंसी देखें, लेकिन कुछ जगहों पे देखें गैप बहुत ज़्यादा आ जाता है। सो इट व्हाट इट डज इज जस्टिफाइज में आप इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टेक्स्ट को। लेफ्ट अलाइनमेंट से, राइट अलाइनमेंट से, सेंटर में, वो डिपेंड करता है कि कितना कंटेंट है, तो उस हिसाब से गैप आपका एडजस्ट होता है। तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वो एडजस्ट नहीं होता, तो आपके पास लंबे लंबे गैप्स बन जाते हैं। फिर सेंटर अलाइंड। सेंटर अलाइनमेंट जिस तरह मैंने आपको कहा कि आप हेडिंग्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, बट लेंथी टेक्स्ट में इट्स नॉट अ गुड आइडिया,
बिकॉज बीइंग अ ह्यूमन आई, सेंटर से रीड करना, वापस आना, स्टार्ट करना, फिर रीड करना, इट्स अ लिटिल कंफ्यूजिंग कंपेरेटिवली अगर हम लेफ्ट टू राइट अलाइनमेंट यूज़ करें। ठीक है, अगर आप रैंडम एसिमेट्रिकल यूज़ कर रहे हैं, मतलब कुछ आप लेफ्ट अलाइनमेंट यूज़ कर रहे हैं, कुछ आप राइट अलाइनमेंट यूज़ कर रहे हैं, कुछ आप सेंटर यूज़ कर रहे हैं, तो ये तो कभी भी जो है ना रिकमेंडेड नहीं है। उसकी रीज़न है ये विजुअली अपीलिंग नहीं है। ठीक है, दूर से बुरा लगता है, जब आप देखते हैं आप कहते हैं यार ये क्या लिखा है, मैं तो रीड ही नहीं करना। फिर आपके पास आती हैं इंडेंटेशन, आउटडेंट्स और हैंगिंग पंक्चुएशंस। इंडेंटेशन इज बेसिकली जब आप टैब प्रेस करते हैं और वो 6 या 7 लेटर्स की स्पेस छोड़ के आगे चला जाता है। डिपेंड्स ऑन सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर डिपेंड करता है, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। या आप यहाँ पे स्पेसिफाई भी कर सकते हैं, फिग्मा में आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इतनी इंडेंटेशन मुझे चाहिए। ठीक है, तो साथ में स्क्रीनशॉट अटैच है कि किस तरह से आप इंडेंटेशन करेंगे। आउटडेंट क्या होगा? सो आई वॉज नॉट श्योर अबाउट कि ये फिग्मा में किस तरह से होता है आउटडेंट। तो यूजिंग द रैंडम स्पेसेस, वो एग्जैक्ट लेटर्स याद करके उस हिसाब से मैंने किया है। तो आउटडेंट जनरली आप यूज़ कर सकते हैं बुलेट पॉइंट्स वगैरह के लिए, बट स्टिल ये बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा कम होना चाहिए। फिर आती हैं आपके पास हैंगिंग पंक्चुएशंस। हैंगिंग पंक्चुएशंस का मतलब ये है कि आप हर एक लाइन या कुछ लाइंस के एंड में आप जो है बेसिकली, मतलब देखें ना, अगर आपकी अलाइनमेंट इधर ख़त्म हो रही है तो आपके पंक्चुएशन की वजह से या उसकी वजह से वो बेसिकली जस्टिफाइड टेक्स्ट लगता है, हालांकि वो जस्टिफाइड नहीं होता किसी भी तरीके से। तो इट्स मोर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिफाइड टेक्स्ट, बट हैंगिंग पंक्चुएशन इस तरह से यूज़ होती हैं। ठीक है, कोट्स या अपोस्ट्रोफीज आप यूज़ करते हैं। सी, तो ये जितनी भी चीज़ें आपके पास हैं, तो बेसिकली आपने जस्टिफाइड टेक्स्ट से इसको इंक्रीज नहीं करना। फिर आते हैं प्राइम मार्क्स, जो आपका ये वाला है प्राइम मार्क। ये आपके पास अपोस्ट्रोफी है, आई एम अ डिज़ाइनर, ये आप हाइट वगैरह और उसमें बताते हैं कि इतनी मेरी हाइट है। लेटर स्ट्रोक्स, कभी भी जब आप ऑब्जेक्ट को स्ट्रोक दे रहे हो या लेटर को स्ट्रोक दे रहे हो, इतना ज़्यादा स्ट्रोक नहीं देना, इट लुक्स वेरी बैड ऑन आइज। अ थिनर स्ट्रोक इज़ फाइन। ठीक है, तो ये वाला आप यूज़ कर सकते हैं, दिस लुक्स फाइन, बट ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद ये तो कभी भी नहीं करना, जब आप इस तरह हेलो लिखते हैं, एक एक लेटर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, फिर आते हैं लेजिबिलिटी और रीडेबिलिटी पे। लेजिबिलिटी हमें ये बताती है कि यार व्यूवर्स कैन रीड द टेक्स्ट। रीडेबिलिटी हमें बताती है कि कितना ज़्यादा रीडर टेक्स्ट को रीड कर सकता है। तो इजी डिफरेंस लेजिबिलिटी में, आसान अल्फाज में आपने देखना है कि आपका रीडर जो है वो रीड कर सकते हैं कि नहीं। रीडेबिलिटी में क्या होता है कि आपका यूज़र कितना रीड करना चाहता है। ठीक है, तो अगर आप इस केस में देखें, सैन सारिफ और सारिफ, मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा ज़्यादा क्लीन है। ठीक है, रिटर्न वाइज, क्योंकि प्रिंट मीडिया का फॉन्ट्स है ना, आप डिजिटल में भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट रिकमेंडेड है कि आप इसको प्रिंट मीडिया के लिए यूज़ करें। ठीक है, तो यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे सारिफ अच्छा लग रहा है। फिर ये देख लें, यहाँ पे डिफरेंशिएट इतनी आसानी से नहीं हो रहा, अगर थोड़ा मैं ह्यूमन आई से देखूं, बट ये देखें इतना इजीली डिफरेंशिएट हो रहा है लिजिबिलिटी और रीडेबिलिटी के हिसाब से। फिर कितने कैरेक्टर्स आने चाहिए एक लाइन में? ऑप्टिमल कैरेक्टर लाइन 70 तक आपके पास होने चाहिए, इससे आपको आगे नहीं चलना चाहिए। एक लाइन में 70 कैरेक्टर्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, फिर अगर आप इसको देख लें, नेवर अ गुड आइडिया। अगर आपने पीछे डार्क बैकग्राउंड यूज़ किया और टेक्स्ट भी आपका ब्लैक है, तो उसकी विजिबिलिटी आपने ख़त्म कर दी। कभी भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, जस्ट यूज़ ब्लैक एंड वाइट या वाइट ब्लैक का कॉम्बिनेशन, या अगर आपने इधर करना भी है तो इसको वाइट करते हैं, तो आपका टेक्स्ट परमानेंट हो जाएगा आपके बॉक्स के ऊपर। ठीक है, सो हाई कंट्रास्ट मेक्स इट इजी फॉर रीडिंग। उसके बाद ड्रॉप कैप्स आते हैं। न्यूज़पेपर में आपने बहुत ज़्यादा देखे होंगे ड्रॉप कैप्स। पहला जो लेटर होता है उसको बड़ा कर देते हैं, बाकी फिर नॉर्मल जो पूरे पैराग्राफ का साइज़ होता है उसको आप यूज़ करते हैं, अटेंशन ग्रैब करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, बाकी इसके अलावा टाइपोग्राफी के अबोमिनेशंस हैं, जिसमें अगर आप डिस्टॉर्ट नहीं करते हैं, मतलब आप खींचते नहीं है, जिस तरह आप फॉन्ट्स को स्ट्रेच करते हैं, नॉर्मल इस तरह होता है, अगर आप स्ट्रेच करते हैं तो ये हालत होती है। कभी भी ये हरकत ना करें कि आप टेक्स्ट को स्ट्रेच करें, बिकॉज उससे आप उसकी लेजिबिलिटी और रीडेबिलिटी दोनों ख़त्म कर रहे हैं। फिर आप कंट्रास्ट यूज़ करें, सी, जिस तरह मैंने आपको कहा, अगर आप इधर ब्लैक यूज़ करते हैं, ऊपर ब्लैक यूज़ करें तो फ़ायदा नहीं है। ग्रे और ग्रे के ऊपर आप ब्लैक यूज़ कर रहे हैं, कंट्रास्ट नहीं बन रहा। तो हमेशा डार्क और ऊपर लाइट, या लाइट है तो ऊपर डार्क यूज़ करें। दिस इज़ हाउ द पैटर्न शुड बी। लास्टली ये देखें, अगर आपने एक मैसेज देना है ना, लेट्स सपोज देखें ना, आपने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हाईलाइट करनी है, आपने देखना है कि यार ये हमारी 50th एनिवर्सरी की इनविटेशन है, तो ये देखें कितना मज़ेदार है, डिफ्रेंशिएट हो रहा है।
यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सिंपल एक टेक्स्ट है बस। तो वो जो डिफरेंशिएशन था ना, तो उसको कवर करने के लिए आप इस तरह से अपनी टाइपोग्राफी को कंट्रास्ट में यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टाइपोग्राफी। हमने बेसिक चीज़ें सारी कवर कर ली, एंड ये सारे रूल्स आपको अप्लाई करने पड़ते हैं जब भी आप काम कर होते हैं। डिपेंड्स ऑन द नीश, डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ द प्रोडक्ट। कैजुअल है, फंकी है, फॉर्मल है, मिनिमलिस्टिक है, उस हिसाब से आप फॉन्ट्स की सिलेक्शन करते हैं।